स्वागत है आप सभी का अध्याय गुरु में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का भाग 2 और उसमें सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। सबसे पहले आप दिए गए जो लिंक है @theguru0509 से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्लास 11th के जो केमिस्ट्री है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम प्रॉपर रूप से हमारा सिलेबस शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम केमिस्ट्री की जो हमारा हिस्ट्री है उसको हम शुरू कर रहे हैं। इसका हमारा सबसे पहले पॉइंट है उसके बारे में हम जानेंगे जो है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बात करें तो जैसे कि जो कोई भी कार्बन परमाणु है वो अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर सहसंयोजक का बंध बनाता है। यह अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, हेलोजन है, इनके परमाणुओं के साथ भी सहसंयोजक आबंध बनाता है। इस प्रकार के जो यौगिक है हमारे उनके अध्ययन रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा के अंतर्गत किया जाता है जिसे हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जानते हैं। हम हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत जानेंगे जो हमारी पृथ्वी है उस पर किसी भी जीवन को बनाए रखने के लिए जो हमारे कार्बन यौगिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जटिल अणु होते हैं। जैसे कि बात करूं तो मैं ऑक्सीजन सूचना वाले जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, जो डीएनए है, प्रोटीन है, जो हमारे रक्त, मांसपेशी और त्वचा के जो आवश्यक यौगिक बनाते हैं, इनमें भी इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनका यूज कपड़ों में, ईंधनों में, बहुलकों में, रंजकों में और जो मेडिसिन सेक्टर्स है इनमें भी इनके जो पदार्थ हैं उनको बनाने में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा भी इसका बहुत सारा उपयोग है जिसके बारे में भी हम हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत जानेंगे। साथियों, इसके अलावा जो हमारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका यूज विभिन्न प्रकार के जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके अंतर्गत भी इनका यूज किया जाता है, जिसमें एक इसकी अलग एक शाखा बायोटेक के रूप में है। और मैं बात करूं तो सबसे पहले तो जैसे सन 1828 है उसमें जो हमारे एफ वॉलर है उन्होंने जो कार्बनिक यौगिक यूरिया है उसका संश्लेषण किया था। और जो अमोनियम साइनेट हमारा NH4CnO, मैं बात करूं तो यहाँ पर NH4 जो CnO है उसको यदि हम हिट करते हैं यहाँ पर तो हमारा क्या प्राप्त होता है, हमारा यूरिया प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा भी जो हमारी प्रयोगशाला है उसमें बहुत सारी संश्लेषणात्मक विधियों से हमने इसको ज्ञात किया है। आगे मैं यदि बात करूं तो हमारे जो एक वैज्ञानिक है कोलवे, उनके द्वारा जो सन 1845 के अंदर जो एसिटिक अम्ल जो बेर्थलीट है और उनके द्वारा मेथेन के जो नवीन संश्लेषण है उनके परिणाम स्वरूप जो कार्बनिक यौगिक है उनको अकार्बनिक स्रोतों से भी जो हमारी लेबोरेटरी है उसमें प्राप्त किया गया। इस प्रकार से जो हमारी जो आधुनिक रूप है उसको सहसंयोजक आबंध के जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के विकास ने है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नया मॉडर्न रूप दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके बारे में समझ लिया होगा अच्छी तरीके से हमारी प्रस्तावना किस प्रकार से है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से विभिन्न पदार्थों में काम में आते हैं और किस प्रकार से इसका विकास हुआ। तो उस विकास की गति के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका एक नींव बनाती है। जो उस टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिकों की नामबद्धति। इसी से हम शुरू करेंगे। और आपने 10th क्लास में भी IUPAC नाम के बारे में जरूर सुना होगा और मैं यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को बता देता हूँ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो एक इंटरनेशनल मेथड है इसका नामकरण का, और उसी को हम क्या कहते हैं, IUPAC मेथड कहते हैं। और IUPAC पद्धति है, उससे पहले भी जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है वो दिया जाता था, लेकिन वो नामकरण उनके स्रोतों या उसी किसी गुण के आधार पर दिया जाता था। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो जैसे सिट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल का नाम उसमें पाए जाने वाले जैसे सिट्रस फलों है उनमें पाए जाने के कारण इनका नाम सिट्रस एसिड दिया गया। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जैसे लाल चिट्टी में पाए जाने वाला जो अम्ल है उसका नाम फॉर्मिक अम्ल दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उस चिट्टी का जो लैटिन भाषा में शब्द है उसका नाम क्या है, हमारी जो फॉर्मिक एसिड है उसका जो लैटिन भाषा में उसका नाम है वो आता है हमारा फॉर्मिका। तो उसी से हमारे जो गुण है, उनके जो विशेषता है, उनके जो स्रोत है, उनके आधार पर इनका नाम दिया गया, जिसे हम ट्राइबल या जो कॉमन नेम में बात करूं तो जैसे कुछ वर्ष पूर्व हमारे जो आपने C60 पढ़ा होगा 10th क्लास में, और उसका नाम जैसे बंकमिस्टर फुलरिन दिया गया। क्यों दिया गया है? आर बुंकमिस्टर फुलर, इसने इन्हें लोकप्रिय बनाया था और इसी कारण इसे हम फुलरिन के नाम से भी जानते हैं और इनको प्रसिद्ध बनाया था। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जैसे
कुछ यौगिक हैं उनका आईपीएसी नाम है वो देना बहुत ही मतलब जटिल काम हो जाता है, इसलिए हम उनका मुख्य रूप से सामान्य नाम ही यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है वो, उसको भी हम सामान्य नाम के जो हमारी रूढ़ पद्धति है उसके नाम से ही हम उनको जानते हैं। इसके अलावा मैं आगे बात करूं तो जो किसी भी आईपीएसी नामकरण है उसमें किसी भी जो कार्बनिक यौगिक है उसको सुव्यवस्थित नाम देने के लिए उसके जो हाइड्रोकार्बन है और उससे जुड़े जो क्रियात्मक समूह है उनकी पहचान करना सबसे पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो केवल हाइड्रोजन, मैंने कल भी आपको सिलेबस में बात की थी, जो कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक है, जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम किस नाम से जाने जाते हैं, जो हाइड्रोकार्बन है उसके नाम से हम जानते हैं। जो कार्बन कार्बन है वो एकल, यदि बात करूं तो मैं जो कार्बन कार्बन है यदि वो एकल आबंध वाले हाइड्रोकार्बन है तो उनको हम सतत हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। और ऐसे यौगिकों को सजातीय श्रेणी के सुव्यवस्थित आईपीएसी नाम को हम एल्केन के नाम के जानते हैं। इसका पूर्व नाम जैसे मैं बात करूं तो इसको पैराफिन के नाम से भी जाना जाता था, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हमारा कम क्रियाशील। ठीक है, और आगे मैं बात करूं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है द्विआबंध या त्रिआबंध उनके बीच में होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊं तो जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का यदि मैं एग्जांपल दूं आपके सामने तो इसके अंदर हमारा आ जाता है, जैसे ये हमारा आ गया एथेन, ये हमारा एथेन आ गया और ये हमारा किसके रूप में है, एल्केन के रूप में है, इसलिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यदि मैं बात करूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तो उसमें जो कम से कम कार्बन कार्बन के मध्य है वो द्विबंध या त्रिबंध होना आवश्यक होता है। जैसे एग्जांपल बात करूं मैं CH2 है, ये हमारा हो गया एथीन, और यदि इसमें मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ये एथाइन, एथाइन ये बन जाएगा हमारा। इसके बारे में मैंने कल भी बात की थी हमारे सिलेबस के टॉपिक में। और आगे यदि मैं बात करूं तो जो आप इस सारणी में देख पा रहे होगे यहाँ पर पहले इनका नाम दिया हुआ है, आगे इनका अनुसूत्र दिया होगा कि किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। यदि मैं बात करूं तो आप पहले पढ़ चुके हो कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसमें जो कार्बन कार्बन है उसके मध्य में सिंगल बॉन्ड का यूज किया जाएगा। और यदि आईपीएसी पद्धति में नाम करें तो यहाँ पर एक कार्बन आता है तो उसके लिए मेथ का यूज किया जाता है। यदि 2 कार्बन इसके अंतर्गत आते हैं इसके लिए एथ का यूज किया जाता है। यदि 3 कार्बन आते हैं तो प्रोप का यूज किया जाता है। 4 आते हैं तो ब्यूट, 5 आता है पेंट, 6 आता है तो हेक्स, 7 आता है हेप्ट, 8 आता है ओक्ट, 9 आता है नॉन, 10 आता है तो डेक, 20 आता है तो आइकोस, और यदि 30 आता है तो ट्राइकोन। यदि इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको आईपीएसी पद्धति के नामकरण में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इनके अंतर्गत सिंगल बॉन्ड बनता है। जैसे मैं बात करूं CH4 की यहाँ पर, तो CH4 की यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पर इसके अंदर सिंगल बॉन्ड आ जाता है। यदि मैं डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये सिंगल बॉन्ड की यदि मैं बात कर चुका हूं। यदि मैं एथेन की बात करूं, यदि 2 कार्बन युक्त यौगिक की मैं बात करूं तो इसमें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसमें एक हाइड्रोजन और जुड़ गया। तो यदि आप उसको फॉर्मूला के रूप में बनाते हैं तो यहाँ पर 2 कार्बन C2 और यदि हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगी, तो C2H6 हमारा बन जाएगा। ठीक है, C2H6। यदि आप बात करें 3 कार्बन के लिए तो उसमें हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे 8। यदि हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे तो उसमें हम जो अनुलग्न है वो यूज करेंगे N, एथेन के लिए N और एथीन के लिए इन और एथाइन के लिए आइन, यदि 2 कार्बन हो तो। और यदि प्रोप हो तो प्रोपाइन, यानी एन, इन और आइन का यूज इसमें किया जाएगा। तो यदि प्रोपेन है तो उसमें 3 कार्बन, यदि ब्यूट है तो उसमें 4 कार्बन और अंत में हमारी लग जाएगा एन। यदि हम ब्यूटेन की एक एग्जांपल की और बात करें तो C4, यहाँ पर कार्बन है वो हमारे 4 हैं, C4। यदि मैं इसमें सिंगल बॉन्ड लगाऊं, इसमें हाइड्रोजन लगाऊं तो यहां से ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन, तो इसमें यदि आप टोटल कार्बन संख्या देखते हैं तो हो जाती है हमारी 4, 1 2 3 4। और यदि आप इसमें हाइड्रोजन संख्या देखते हैं तो वो उसमें हो जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा C4H10 ब्यूटेन। इसी प्रकार पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नोनेन, डेकेन, आइकोसेन एंड ट्राइकोन्टेन। ठीक है, आगे यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर
जो हम आईपीएससी के अंतर्गत किसी भी यौगिक को यदि हम आईपीएससी नाम देते हैं तो वह हाइड्रोकार्बन है, वो एक सांख्यिक श्रृंखला के रूप में जो ब्रांच चेन है उसके रूप में पाई जाती है। तो उसमें ब्रांच से चेन से जो युक्त यौगिक है उनमें जो कार्बनिक युक्त परमाणु है उनकी छोटी श्रृंखलाएं श्रृंखला एक या कई कार्बनों के साथ जुड़ी रहती है। ये छोटी छोटी कार्बन श्रृंखला है, ये एल्किल समूह कहलाती है। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, यहाँ पर जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे जो टोटल यदि कार्बन परमाणुओं की यदि मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं यहाँ पर 5। लेकिन यदि हम इसको सांख्यिक श्रृंखला के रूप में यदि दिखाते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी, ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या रह जाएगा, एल्किल ग्रुप। यदि आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो भी हमारा जो एल्किल समूह है वो यहाँ पर किस नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। यहाँ पर भी किस नंबर पर आएगा, 2 नंबर पर। आपने ये नंबरिंग देना तो 10th क्लास में सीख लिया होगा, यदि नहीं सीखा है तो फिर से मैं सिखा दूंगा आपको। और ठीक है, यदि मैं आगे बात करूं इसके अंतर्गत जो एल्किल यौगिक हैं उनका भी यदि हम नाम देना चाहेंगे तो इस एल्किल जो समूह है उसका नाम पूर्व लगन के रूप में जनक एल्केन के नाम के साथ संयुक्त कर देते हैं। जिस प्रकार से यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हमारा जो यदि आप नाम मूल यदि इसमें जो एल्किल समूह देखेंगे, मूल जो आपने यहाँ पर हाइड्रोकार्बन देखा होगा तो इसमें इसका जनक है वो एल्केन कौन हो जाएगा, मीथेन CH4 यहाँ पर इसका मेन एल्केन हो जाएगा। जो इसका जनक है, जनक एल्केन है CH4। यदि उसमें से यदि मैं एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूं तो ये बन जाएगा हमारा CH3। एल्किल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, CH3। इसको हम कहेंगे मिथिल। उसका जो जनक है उसका नाम था मीथेन, इसका नाम हो जाएगा मिथिल। यदि मैं 2 कार्बन के लिए बात करूं तो हो जाएगा एथिल। यदि 3 के लिए बात करूं तो जो हो जाएगा वो प्रोपिल। और यदि मैं 4 की बात करूं तो इसके अंतर्गत ये हो जाएगा ब्यूटिल। यदि मैं 5 की बात करूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा पेंटिल। यदि मैं यहाँ पर 10 की बात करूं तो ये हो जाएगा डेकिल। ठीक है, यदि इस प्रकार से यदि आप एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं तो ये नाम में इसका परिवर्तन आ जाएगा और ये नाम हमारे लिए किसका काम करेगा आगे चलकर, ये हमारे लिए जो एल्किल ग्रुप है उनके नामकरण में हमारे लिए आसानी का माध्यम होगा। आगे बात करते हैं। आगे हमारे लेक्चर में हम जो नामकरण है उसके जो प्रमुख नियम हैं कि किसी भी यौगिक है उसका आईपीएससी नामकरण करते समय किन किन नियमों का हमें ध्यान रखना होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हमारे लेक्चर में आगे समझेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे सांख्यिक श्रृंखला एल्केन है उनका नामकरण यदि मैं पढ़ता हूं तो नामकरण के नियम है, उनमें सबसे पहला नियम आता है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन से क्या मतलब हुआ आपको कि जो सर्वप्रथम जो अणु में जो दीर्घतम कार्बन श्रृंखला है उसका चयन किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में आगे बात करेंगे कि यहाँ पे है उसमें कितने कार्बन है और किस प्रकार से उनका चयन किया जाता है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको कि जैसे कि बात करूँ तो मैं जैसे CH3 है, CH2 है, CH3 है, CH2 है, CH3 है। और यदि मैं यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक कम करके यहाँ से जोड़ देता हूँ CH2 CH3 जोड़ देता हूँ। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की बात करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ध्यान रखूंगा कि कौन कौन सी यहाँ पर कार्बन श्रृंखलाएं बन रही है। सबसे पहले कार्बन श्रृंखलाएं बन रही है ये, है ना, और उसके बाद में बन रही है हमारी ये, उसके बाद में हमारी बन रही है ये, है ना। यदि आप यहाँ पर कार्बन जो परमाणु है उनकी यदि संख्या ज्ञात करते हैं कि हमारे जो श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है तो 1 2 3 4, इसमें हमारे जो कार्बन आए थे वो आए गए 4। यदि इसमें बात करूं तो मैं इस वाली में बात करूं तो मैं इसमें आ जाएगा 1 2 3 4। और यदि मैं पूरी इस वाली में बात करूं तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमारा जो क्या नियम होगा कि सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला है उसका चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हो गई, 5 वाली हो गई। तो हमसे पहले इसका नामकरण देंगे। सबसे पहले हम इसमें कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो हमारी ये कार्बन श्रृंखला में ये हमारी कार्बन श्रृंखला आ गई और इसमें जो CH3 बाहर बचा हुआ ये हमारा क्या आ गया, एल्किल ग्रुप बाहर आ गया, है ना। इसको हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा यदि मैं आगे बात करूँ हमारे जो सेकेंड नियम है उसमें यदि मैं बात करूँ तो जनक एल्केन जो जनक इलेक्ट्रॉन है उसको पहचानने के लिए जो जनक श्रृंखला है उसके कार्बन परमाणुओं का हम अंकन करते हैं।
और तथा हाइड्रोजन परमाणु है उसको जो प्रतिस्थापित करने वाला हमारा जो एल्किल ग्रुप है उसके जो कारण जो साकित होने वाला जो कार्बन परमाणु है उसके स्थान का पता लगाया जाता है। और जो हमारा क्रमांकन है वो उस ओर से किया जाता है कि जो साकित कार्बन परमाणु है जो हमारा एल्किल ग्रुप है उसको कम से कम अंक मिले। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यदि हमारा ऊपर वाला यदि हमें एग्जाम्पल ले लेता हूं, यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं, मैं दोबारा नया एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे कि बात करूं तो मैं CH3 CS2 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 यहाँ से एक हाइड्रोजन एक ही आएगा यहाँ पर, और CH3 CH3। यदि मैं इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करूँ तो ये हमारी आज की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। अब यदि मैं इसमें नामकरण से बताऊं तो यहाँ से यदि मैं नामकरण दूं, यहाँ से यदि मैं इसको सीरीज दूं तो 1 2 3 4 5, यहाँ से हमारे जो एल्किल ग्रुप है उसको कौन सा नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है। यदि मैं इस साइड से यदि हमें राइट टू लेफ्ट बात करूँ तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है उसको 2 अंक मिल रहे हैं, ऊपर वाली में 4 अंक मिल रहे हैं। तो हमें उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें कम से कम अंक मिले। तो हमारी कौन सी सीरीज सही हो जाएगी, ये नीचे वाली सही हो जाएगी, ऊपर वाली गलत हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि हम अगले नियम की यदि मैं बात करूं तो इस पॉइंट में हमारा जो पॉइंट है वो है पूर्व लगन का प्रयोग। जो हमारी कार्बन श्रृंखला है उसमें जो नामकरण में हमने जो एल्किल ग्रुप छाटा है यहाँ से बाहर, जो सांख्यिक श्रृंखला है यहाँ से हाइड्रोजन को जो प्रतिस्थापित करती है, उसको नामकरण करते समय सबसे पहले पूर्व लगन के रूप में यूज किया जाता है। जैसे मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पर, तो इसमें जो हमारा जो एल्किल ग्रुप है वो हो गया हमारा यहाँ से मेथिल। तो हमारे सबसे पहले इसमें यूज करेंगे हम मेथिल। यह हमारा किस के रूप में यूज हो जाएगा, पूर्व लगन के रूप में। जो परिफिक्स है उसके रूप में हमारा ये यूज में हो जाएगा। यदि अगले प्रतिस्थापित समूह है वो तो उनकी संख्याओं के मध्य अल्प विराम या कोमा का यूज लगाया जाता है। और समान प्रतिस्थापित समूह के नाम को दोबारा न लिखकर उचित पूर्व लगन, जैसे डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा के लिए 4, पेंटा के लिए 5 के लिए, पेंटा 6 के लिए, हेक्सा का हम प्रयोग करते हैं। परंतु यदि नाम लिखते समय यदि प्रतिस्थापियों के नाम को अंग्रेजी माला के रूप में लिखते हैं तो उनको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से यदि मैं एग्जाम्पल से बात करूं तो आपको, यदि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आपको, ये जैसे हो गया CH3 हमारा, CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। यदि मैं बात करूं यहाँ पर, ये हमारी कार्बन श्रृंखला आ गई। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं इसकी 1 2 3 4 5, तो हमारे जो एल्किल ग्रुप है, जो हमारे प्रतिस्थापित समूह है, जो हमारे एल्किल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है, वो हमारे 2 स्थानों पर प्राप्त होते हैं, दोनों समान स्थानों पर प्राप्त होते हैं। तो हम इसका नाम अलग अलग न लिखकर एक साथ किस प्रकार से लिखेंगे, हमारा जैसे 2 हो गए, 2 जगह पर हैं तो हमारा आ जाएगा डाई, और कौन कौन से स्थान पर 2 4, कोमा बीच में आ गई, डेस, फिर डाई, ठीक है। और फिर हमारा कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप हो गया हमारा मेथिल, तो डाई मेथिल। और ये हमारा 3 2 5 की श्रृंखला है तो ये हमारा आ गया पेंट। और यदि हम बात करें यहाँ पर तो इस यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो हमारा जो सफिक्स है वो यूज हो जाएगा इन, तो हमारा हो गया पेंटेन, है ना। और अगले में यदि मैं एग्जांपल की बात करूँ आपके लिए तो जैसे CH3 C CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारी जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है वो हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये भी ले सकते हैं, यहाँ से ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, यहाँ से ये वाली भी ले सकते हैं, है ना। तो यदि मैं इसके नामकरण की बात करूँ सबसे पहले तो इसमें हमारे जो कार्बन है टोटल श्रृंखला में वो आ गए 5, और जो हमारे जो मेथिल ग्रुप है वो हमारे आगे 3 जगह पर। तो हमारा नामकरण सबसे ज्यादा हम उस तरफ करेंगे जहां पर प्रतिस्थापित समूह क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो जैसे 2 पर 2 बार है प्रतिस्थापित समूह, तो 2 2, यहाँ पर 1 4 पर 2 2 4, 3 बार होगी तो हम यूज करेंगे यहाँ से ट्राई। हमारा जो प्रतिस्थापित समूह वो है मेथिल, तो यहां से आ जाएगा मेथिल, ट्राई मेथिल। और यदि 5 कार्बन श्रृंखला की बात करूं तो यहाँ पर 5
हमारे क्या है, कार्बन। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का यूज किया गया, इसलिए हम जो सफिक्स है वो यूज करेंगे एन। तो क्या हो गया हमारा, पेंटेन। ठीक है। अगर मैं अगला पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाता है, यदि दो प्रतिस्थापियों की स्थिति तुल्य होने पर अंग्रेजी वर्णमाला का हम क्रमों में अक्षरों को लघु अंक के रूप में यूज करते हैं। किस प्रकार से, मैं समझाता हूँ आप लोगों को अभी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH3 है ना। यदि मैं यहाँ पर इसको नंबरिंग की बात करूं तो यहाँ पर ये हमारी कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी आ गई। यहाँ पर इस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। यदि मैं बात करूं यहाँ पर तो किस प्रकार से यदि यहाँ पर लिखा जाएगा कि जैसे दो प्रतिस्थापित समूह हैं, एक तो हो गया हमारा एथिल और एक आ गया हमारा मेथिल। जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले हमारा क्या यूज होता है, मेथिल, नहीं सॉरी एथिल यूज होता है। तो ये हमारा पहला आ गया और ये एम इसके बाद में आता है, तो हम ये हमारा होगा सेकंड पोजीशन। यदि मैं इसके नामकरण की बात करूं तो इसका नामकरण हो जाएगा 3 एथिल 6 मेथिल ऑक्टेन। 8 कार्बन है तो इसके लिए हो जाएगा ऑक्ट, और यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए आ गया एन, और 6 मेथिल है, 6 पर मेथिल है, और 6 पर हमारा मेथिल है। 1 मिनट, ये यहाँ से पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा ना। ठीक है, जो 6 मेथिल ऑक्टेन है ये हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पे एथिल है वो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, किसके बजाय, मेथिल के बजाय। तो ये हमारा पहले आ जाएगा 3 एथिल 6 मेथिल ऑक्टेन। और जो हमारा यदि मैं दूसरे जो संभावना है उसकी बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन। यहाँ पे जो एथिल है उसको 6 नंबर पर और जो मेथिल है उसको 3 नंबर पर, यानी में ये सही है, ये गलत हो गया हमारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगले लेक्चर में हम फिर इसके बारे में और आगे अभ्यास करेंगे, और तब तक के लिए बने रहिएगा और जो हम आज पढ़ा है उसका रिवीजन करके आइएगा। इसी के साथ विदा दीजिए, धन्यवाद।